हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। सी टेट का रामबाण कहा जाने वाला एनसीएफ 2005 आज की हमारी विशेष क्लास रहेगी। एनसीएफ 2005 को लेकर यह हमारे इंडिया के अंदर चौथा एनसीएफ था। इससे पहले इंडिया में 3 एनसीएफ आए हैं: 1975, 1975, 1988, 1988 और सन 2000 में। सन 2000 के एनसीएफ में संशोधन किया गया। 2004 के अंदर 14 जुलाई और 19 जुलाई की एक बैठक हुई थी, उसके अंदर संशोधन किया गया और 2005 में एनसीएफ को लागू कर दिया गया। अभी 2023 का भी एनसीएफ आने की आशंकाएं थी, लेकिन अभी तक उसका ड्राफ्ट जारी हुआ है और वो पूरी तरीके से एनसीएफ तैयार नहीं हो पाया है, लागू नहीं हो पाया है। जब भी होगा तो उसके लिए हम अलग से आपको बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन आज हमारी जो क्लास रहेगी वो एनसीएफ 2005 के सभी सुझाव को लेकर रहेगी। जो भी लक्ष्य रहे हैं, जो भी सिफारिशें रही हैं एनसीएफ 2005 की, उन सारे बातों को आज हम लोग जानेंगे जो हमारे सी टेट के एग्ज़ाम, केवीएस, एनवीएस या फिर सुपर टेट इत्यादि एग्ज़ाम के लिए सारी चीज़ें एनसीएफ से पूछी जाती है। उन सारी बातों को आज की क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि एनसीएफ होता क्या है। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। इसे हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। मतलब हमारे भारत के अंदर, नेशन के अंदर जो भी पाठ्यक्रम चल रहा है, उस पाठ्यक्रम की रूपरेखा एनसीएफ के अंदर है। किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाए, किस प्रकार से बच्चों की एक भागीदारी की जाए शिक्षा के अंदर। तो इसीलिए एनसीएफ 2005 को सबसे नवीनतम दस्तावेज माना जाता है अब तक का, जो भी हमारी एजुकेशन के अंदर है। ठीक है, और इसका कार्य क्या होता है, सब चीज़ आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि जो हमारा करिकुलम है, करिकुलम जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। ये प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि करिकुलम क्या है। एक हमारा लैटिन भाषा का शब्द है। और एनसीएफ 2005 का जो प्रारंभ हुआ था वो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस से हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध रहा है और उसकी शुरुआत, उसका जो टाइटल रहा था, तो टाइटल था प्रगति, सभ्यता और प्रगति। तो उसी सभ्यता और प्रगति पर आधारित हमारी शुरुआत हुई है एनसीएफ 2005 की। नेक्स्ट पॉइंट है एनसीएफ 2005 जो है वो एनसीईआरटी की कार्यकारिणी परिषद ने 14 और 19 जुलाई 2004 की बैठक में एनसीएफ को संशोधित करने का एक निर्णय लिया था कि सन 2000 में जो हमारा एनसीएफ था उसको संशोधित किया जाए, उसको अमेंड किया जाए और एक नया एनसीएफ लाया जाए इंडिया के अंदर। तो वो ये कार्य किया गया था 14 और 19 जुलाई सन 2004 को। और सन 2005 में एनसीएफ हमारा बनके तैयार हुआ था और उसको लागू कर दिया गया था सन 2005 में ही। ठीक है, और ये बनाया किसके द्वारा गया था, है ना। तो इसका जो एक काम किया गया था वो किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो इसका निर्माण मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर, हमारे जो इंडिया के अंदर आज एजुकेशन मिनिस्ट्री कहलाती है, उस समय ये जो मिनिस्ट्री थी वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के नाम से जानी जाती थी। तो इस मिनिस्ट्री के आधार पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में क्या किया गया था कि इसका निर्माण किया गया था। ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि किसकी अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 आया, तो आपका आंसर लगेगा प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में आया। अगली पॉइंट को हम लोग देखें एनसीएफ एनसीएफ का जो सूत्र है 2005 का फॉर्मूला है, वो उसको लेकर भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि बिना बोझ की शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। इन सारी चीज़ों को आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करते रहना कि जितना भी हमारा एनसीएफ मैं आपको पढ़ाऊंगा और उससे आगे जितनी भी पैडागोजी रहेगी हमारी सी टेट के रिगार्डिंग, चैप्टर ईवीएस की भी या फिर अन्य सब्जेक्ट की जो पैडागोजी कराई जाएगी हमारे चैनल पर, उसको आप लोग नोट डाउन करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो एनसीएफ 2005 का जो सूत्र फॉर्मूला है वो बिना बोझ के शिक्षा है कि शिक्षा ऐसी दी जाए कि किताबों को ज़्यादा महत्वता ना देकर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वास्तविक जीवन से जोड़कर एक लाइव एग्जाम्पल जो दिए जाएं और बच्चों को एक पूरे सामाजिक तरीके से उसका विकास किया जाए। तो वहाँ पर किताबों पर ही ज़्यादा एक महत्वता ना दी जाए।
तो इसलिए बिना बोझ के शिक्षा यहाँ पर इसका फॉर्मूला रहा है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की भाषा का फॉर्मूला। तो यहाँ जो लैंग्वेज का फॉर्मूला है वो त्रिस्तरीय रहा है ना। त्रिस्तरीय का मतलब ये है कि 3 तरीके की भाषाओं पर जोर दिया गया है एनसीएफ 2005 के अंदर। नंबर फर्स्ट है हमारी हिंदी, जो एक हमारे भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज कही जाती है, राज्य भाषा कही जाती है। फिर इंग्लिश जो है उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा यहाँ पर दिया गया है कि एक इंटरनेशनल लेवल पर जब हम लोग स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वो हमारी इंग्लिश है। और जो हम लोग एक प्राथमिक स्तर पर बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं, पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, फिफ्थ तीसरी क्लास है, तो बच्चा स्थानीय भाषा में अपनी पकड़ बनाता है, स्थानीय भाषा में बच्चा सीखने की कोशिश करता है। जो एक बातचीत करता है टीचर के साथ में भी, तो वो एक अपनी स्थानीय भाषा में करता है। तो स्थानीय भाषा जो मानी गई है, जैसे पंजाबी है, संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है या कन्नड़ है, उर्दू है, ये स्थानीय भाषा हैं जिसमें बच्चा आसानी से सीखता है और एक अच्छी पकड़ बनाता है अपने सब्जेक्ट पर, अपनी पढ़ाई पर। ओके, नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 जो है हमारा, वो बच्चों, इसका कार्य क्या है ना। तो इसका मेन जो उद्देश्य रहा है एनसीएफ 2005 का कि बच्चों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना, मतलब उसके संपूर्ण विकास को, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो ये इसका मेन हमारा क्या है, इसका कार्य है कि एनसीएफ 2005 करता है कि बच्चों का समग्र विकास हो पूरी तरीके से, है ना। उसके बाद एनसीएफ 2005 जो है वो भारतीय शिक्षा की एक विस्तृत रूपरेखा है, एक सबसे बड़ी विस्तृत रूपरेखा है एनसीएफ 2005, और ये भी हमने ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट है हमारा एनसीएफ 2005 के जो मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ एनसीएफ 2005 है, उसके 2005 की एनसीएफ के प्रमुख सुझाव क्या हैं। सुझाव को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या रिकमेंडेशन, क्या क्या एक हमारे सुझाव रहे हैं एनसीएफ 2005 के। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। नॉलेज शुड बी लिंक्ड टू द आउटडोर लाइफ ऑफ द स्कूल। अगर मैं बात करूं कि स्कूल के अंदर आप लोग केवल शिक्षा से संबंधित बात कर रहे हो, केवल पढ़ाई से बात कर रहे हो, केवल पढ़ाई से ही काम नहीं चलेगा। उसे बच्चे जो हमारा होता है उसे बाहर के जीवन से जोड़ना पड़ता है, उसे बाहर की एक्टिविटीज़ कराई जाती है, बाहर ले जाया जाता है, लाइव एग्जाम्पल दिए जाते हैं, किसी भी पशु के, पक्षी को नेशनल पार्क इत्यादि में उसको ले जाया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चा बहुत जल्दी और एक कह सकते हैं वास्तविक जीवन से जुड़कर चीज़ों को सीख पाता है। इसीलिए ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, ये किसका सुझाव रहा है, एनसीएफ 2005 का। नंबर सेकंड इसमें सुझाव है कि पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रहे। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी शिक्षा है केवल वो किताबों पर ही निर्भर ना रहे, किताबों के अलावा उसे एक हम कह सकते हैं कि वास्तविक जीवन या फिर एक सामाजिक जो भी चीज़ें होती हैं, बच्चे को किस तरीके से अटैच करना बाहर से, किस तरीके से क्या करना है। तो बच्चा केवल किताबों से नहीं सीखता है, बहुत सारी चीज़ें होती है सीखने की, माहौल होता है, एक एनवायरनमेंट होता है, उस एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जाए। इसलिए पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रहे, उसे एक अच्छा पर्यावरण दिया जाए सीखने का। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रहे। नंबर फोर्थ जो पॉइंट है हमारा, परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना और कक्षा की गतिविधि से जोड़ना। देखो, परीक्षा जो हमारी होती है उस परीक्षा में बच्चों को हार्ड प्रश्न ना दिए जाए, बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्रश्न ना दिए जाए। अगर दिए भी जाए तो उससे पहले बच्चों को वो चीज़ पढ़ा दी गई हो जिसके वजह से बच्चे को उस परीक्षा में ज़्यादा कठिनाई झेलने को ना मिले। तो उसके लिए एक लचीलापन, एक फ्लेक्सिबिलिटी उसको लगे अपने एग्ज़ाम के अंदर, और कक्षा की गतिविधि से उसे जोड़ा जाए। जो कक्षा के अंदर गतिविधि हुई है, जैसे कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ है, उस प्रकार का भी कोई हम लोग एग्ज़ाम ले सकते हैं। कोई हमारी एक स्पोर्ट्स को लेकर काम वो एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको लेकर भी हमारे एग्ज़ाम हो सकते हैं। कोई पेंटिंग को लेकर एक प्रतियोगिताएं होती हैं, तो उसका भी एग्ज़ाम हो सकता है इस प्रकार से। तो जो हमारी एक हम कह सकते हैं कि
कक्षा की गतिविधि से उस परीक्षा को जोड़ा जाए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है, पॉइंट है सुझाव को लेकर एनसीएफ के 2005 में। नेक्स्ट है हमारा एनसीएफ 2005 का जो 5वां पॉइंट है हमारा उसका सिफारिश का, तो वो है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। मतलब हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, उनको नेशनल वैल्यू की नॉलेज दी जाए। ठीक है, कि भारत की जैसे एक विरासतें हैं हमारी, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो इंडिया के अंदर हैं, या भारत के वो व्यक्ति जिन्होंने एक भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वता निभाई है, वो व्यक्ति जो एक राष्ट्रीय आंदोलन में जिन्होंने अपना योगदान दिया है, और भारत कितना इम्पोर्टेंट है, भारत की वैल्यू क्या है, वो सारी चीज़ें उन बच्चों को बताई जाए, जिससे बच्चे जो होंगे अपने भारत के प्रति एक बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि प्यार अपने दिल में रखेंगे, और इसीलिए एक आस्थावान विद्यार्थी तैयार होंगे हमारे भारत के अंदर। तो ये पॉइंट था हमारा एनसीएफ 2005 की जो सिफारिश का 5वां पॉइंट है। नंबर नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के मेन रिकमेंडेशन और भी हैं। जैसे मैं बात करूं, सबसे पहला हमारा है कि शिक्षण सूत्रों का अधिकतम प्रयोग हो, जैसे कि ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त। मतलब हम लोग बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय हम लोग उनकी वो ज्ञान को देखते हैं जो उनको आता है, जो वो पहले से सीखे हुए हैं, जो उनके दिमाग में चीज़ें हैं, वो उनका ज्ञान है, वो जो जानते हैं पहले से। और जो वो चीज़ नहीं जानते हैं तो हमें उनके ज्ञान को आधार मानना चाहिए। ज्ञान जो उनको है उसको आधार मानकर हमें धीरे धीरे और आगे की चीज़ें उनको सिखानी चाहिए। जो चीज़ें वो नहीं जानते हैं उन चीज़ों को भी अगर हम लोग सिखाएंगे तो उसे कहते हैं हम लोग अज्ञात। मतलब ज्ञात वो चीज़ है जो वो जानते हैं, और अज्ञात वो चीज़ें होती हैं जिसको वो नहीं जानता है, और जो जिसे वो नहीं जानता है तो वही तो चीज़ें हमें उन्हें सिखानी है ना। और किसके आधार पर सिखानी है? जो पहले से ऑलरेडी वो चीज़ें सीख चुके थे, जो उनको आती थी, उसी को आधार मानकर हम लोग उन्हें वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ तक वो नहीं जानते हैं। तो ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त। मूर्त हमारा वो चीज़ होती है जो बच्चे ने, जैसे बच्चा जिसको छू सकता है, बच्चे ने जो अपनी आंखों से चीज़ें देखी हुई है, ठीक है, तो उसे कहते हैं मूर्त। ठीक है, और अमूर्त वो होता है जो उसने नहीं देखी है, जो उसने नहीं मतलब छुई अपने हाथों से, वो सिर्फ कल्पना कर सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि भी ठीक है, उसने कहा कि एक पेट्रोल वाली गाड़ी देखी हुई है, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ये कहेंगे कि पेट्रोल वाली गाड़ी अगर उड़ने लग जाए, या फिर कोई ऐसे हाइड्रोजन का जो एक ईंधन वाली गाड़ी होगी, जब वो हमारे भारत में चलेंगी तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा, उससे प्रदूषण नहीं फैलेगा। तो हाइड्रोजन वाली गाड़ी तो उसने नहीं देखी हुई है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि जो मूर्त चीज़ें हैं उसको आधार मानकर फिर अमूर्त चीज़ों तक का ज्ञान उसको बच्चों को दिया जाए। तो शिक्षण सूत्रों का अधिकतम प्रयोग किया जाए, जिसे हम लोग ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आज के टाइम में टीचर इसका प्रयोग कर भी रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर 2, सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है शुड बी अवॉइड एज नॉलेज। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं कि उन्हें किसी ने कोई चीज़ बता दी टीचर ने। अब टीचर ने क्या करा कि कोई चीज़ सुन ली कि भाई मतलब कल को ये चीज़ आने वाली है, उल्का पिंड भारत इससे किसी से टकराने वाला है, या कुछ भी ऐसे मतलब अफवाही चीज़ें जो हैं वो क्या कर दिया, टीचर ने कहीं से सुना और वही सुनी सुनाई चीज़ें उसने बच्चों को बता दी, और बच्चे ने तो उस पर यकीन कर लिया, बच्चे ने उसे स्थायी ज्ञान मान लिया। तो उससे तो बच्चे की नॉलेज ख़राब हो जाएगी ना। तो अगर मैं बात करूं कि जब तक हमें पूरा एक सत्यापन नहीं हो किसी भी सूचना का, तो तब तक हम लोग उसे बच्चों को नहीं दें और बच्चा भी उसको स्थायी ना माने। तो ये कहने का मतलब ये है कि सूचना जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उसे ज्ञान मानने से बचा जाए जब तक उसका सत्यापन नहीं होगा। नंबर 3 पॉइंट है, विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का कारण होता है। ठीक है, बहुत सही बात है कि जितना भी एक बहुत ज़्यादा ह्यूज सिलेबस होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस होगा, बहुत ज़्यादा मोटी किताबें होंगी, बच्चों के ऊपर उसका दबाव पड़ेगा, बच्चा उनमें से कम चीज़ें
पढ़ने की कोशिश करेगा और वो उनमें से कुछ मेन पॉइंट्स भी छोड़ देगा जो उसके लिए ज़रूरी होंगे। तो किताबें इस प्रकार की हो कि जिसमें कंटेंट बहुत कम हो और क्वालिटी बेस हो, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि आज के टाइम में जो कंटेंट दिया जा रहा है एनसीईआरटी के आधार पर, तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि मोटी किताबों से बचा जाए, बड़ी मोटी किताबों से बचा जाए, प्राथमिक लेवल पर तो खासकर, ठीक है। आगे जो क्लासेस हमारी बड़ी होती है तो मोटी किताबें होती है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्राथमिक और जूनियर लेवल पर देखा जाता है तो विशाल पाठ्यक्रम में मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का कारण है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित करें। मतलब जो हमारे मूल्य होते हैं, जो हमारे एक कह सकते हैं वैल्यूज़ होती है, तो उस वैल्यू को उपदेश देकर ना बल्कि वातावरण देकर स्थापित करें। आप लोग टीचर हैं, हम लोग है ना, तो टीचर क्या करें, हम लोग जैसे किसी लेक्चर देने के लिए गए हैं या कुछ बच्चों को पढ़ाने गए हैं, चेयर पर बैठ गए, चेयर पर बैठने के बाद टेबल हमने अपनी किताबें सामने रख ली टीचर ने, और बच्चों को ऐसे पढ़ाना शुरू कर दिया कि जिसमें किताब सामने रखी है, केवल हम लोग उपदेश दे रहे हैं, एक प्रकार से हम लोग कह रहे हैं कि भाषण दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं। ऐसे बच्चा कहाँ सीख लेगा, वो तो रट्टा मार रहे हैं ना। अगर हम लोग एक अच्छा वातावरण क्रिएट करेंगे, उनको एक वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाएंगे, अच्छे उदाहरण देकर उनको पढ़ाएंगे, तो तभी बच्चा बहुत जल्दी स्थायी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ना कि आप एक लेक्चर स्टैंड पे खड़े हो और स्टैंड पर खड़े होकर सीधा स्पीच देनी शुरू कर दी, तो बच्चा कहाँ सीखेगा, नहीं सीख पाएगा ना। तो मूल्यों को कौन सा एक हमारा आंसर सही जाएगा एनसीईआरटी 2005 की सिफारिश को लेकर, ऐसे प्रकार से प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें कि अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी सी उम्र में ही निपुण बनाने की आशंका ना रखे, मतलब उसको पूरी तरीके से परफेक्ट ना बनाए। माता पिता होते हैं सबके, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा सबसे आगे पहुंच जाए। माता पिता चाहते हैं कि जो नॉलेज उसको लेनी होगी 5th क्लास में, वो नॉलेज उसको 2nd क्लास में मिल जाए। तो कम उम्र में ही बच्चे को निपुण बनाने की आशंका माता पिता के दिमाग में होती है, पेरेंट्स के। लेकिन ये चीज़ें गलत ये है कि बच्चे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर देना, उसको ज़्यादा दबाव में रखना कि हाँ भाई जो तू जल्दी सीखे, जल्दी चीज़ें को गेन कर, तो उससे बच्चा जो चीज़ उसको आती भी है, जो चीज़ वो करना भी चाहता है, वो भी सही ढंग से नहीं कर पाएगा जो वो एक अपने हिसाब से कर पा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बच्चे को अपने हिसाब से, शिक्षकों के हिसाब से चलाने दीजिएगा, ना कि उसे पूरी तरीके से आप पूर्ण बनाने की कोशिश करें, एक निपुण बनाने की कोशिश करें छोटी सी उम्र में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बच्चों को स्थल से बाहरी जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना। स्कूल है हमारा, ये जो पॉइंट है हमारा, बच्चों को स्कूल के, ये जो स्कूल है ना हमारा, ये स्थल है, स्कूल है, ठीक है कह सकते हैं हम लोग। तो बच्चों को स्कूल के बाहरी जीवन से तनाव मुक्त तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे को ना तनाव मुक्त रखना चाहिए, उसे टेंशन नहीं देनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस होगा, दिक्कत होगी, परेशानी होगी, ठीक है, और जिसकी वजह से बच्चा सही ढंग से अपनी जो सोचने की क्षमता है, जो चीज़ों को वो अपने दिमाग में रख भी रहा है, तो वो भी सही ढंग से नहीं रख पाएगा। तो ये भी चीज़ें हमने ध्यान रखनी है। नंबर 7 पॉइंट है हमारा, कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं होता है। कुछ टीचर होते हैं ऐसे अपने फ़ायदे के लिए, मतलब टीचर क्या होते हैं कि ठीक है भाई, हमारे सिर में दर्द हो रहा है या हमें कोई काम करना है या फिर कुछ भी चीज़ें हैं, उन्हें शांति पसंद है। बच्चे को बार बार वो चुप कर देते हैं, बच्चा कुछ चीज़ क्वेश्चन पुट अप करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे को वो बार बार चुप कर रहे हैं। अब बच्चे को बार बार शांति का नियम देना भी गलत है, जहाँ तक ठीक है वो सही है। लेकिन अगर बात आती है कि बच्चा अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर, पढ़ाई को लेकर किसी दूसरे बच्चे से डिस्कशन कर रहा है तो करने दो। बच्चा अगर अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए वो टीचर से एक बार बार डिस्कशन कर रहा है, टीचर से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सही बात है ना, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी। और जब तक वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो उसकी जिज्ञासा नहीं बढ़ेगी, उसके मन में और भी प्रश्न नहीं आएंगे। तो इसीलिए
क्लास में, कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं है। ओके, नंबर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सह शैक्षिक जो गतिविधि होती है, को करिकुलम एक्टिविटीज़ जो होती है। एक तो करिकुलम पाठ्यचर्या हमारी चल रही है क्लास के अंदर, तो उसमें तो माता पिता का कोई रोल नहीं है, लेकिन एक हमारी पाठ्यचर्या के साथ साथ में कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूलों के अंदर, क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो उन जब वो स्कूल में इस प्रकार की एक सह शैक्षणिक गतिविधियाँ चलती है तो उसमें माता पिता को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे बच्चे उनके साथ मिलकर एक अच्छा एक माहौल बनाएगा, या फिर माता पिता को भी अपने बच्चे की कुछ जहाँ पर उनको कमी फील हो रही है, महसूस हो रही है, कुछ मानसिक क्षमता को लेकर उनकी कमी फील हो रही है अपने बच्चे के अंदर, तो उन सारी चीज़ों को वो पूर्ण करने की कोशिश करेंगे जो भी उनको लगेगा। तो इसलिए अभिभावकों को, जो पेरेंट्स होते हैं, उनको भी शामिल करना चाहिए को सेक्शन या को करिकुलम एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट पॉइंट देखें हम लोग, खेल आनंद व सामूहिकता की भावना के लिए रिकॉर्ड बनाने व तोड़ने की भावना को महत्व न दे। बहुत सारे स्कूलों के अंदर बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को ना, जैसे खेल स्पोर्ट्स है हमारा, कोई आनंद ले रहे हैं, भाई वो खेल तो खेल होता है यार, खेल में हार भी होती है, जीत भी होती है, कोई कितना भी होशियार क्यों ना हो, बच्चा हार सकता है। लेकिन अगर बात ये आती है कि खेल आनंद व सामूहिकता की भावना के लिए, जो एक सामूहिकता होती है, जो ग्रुप में बच्चा खेल रहा है, बच्चा कुछ भी एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो उसमें वो क्या करे, अपने जो उसके पेरेंट्स होते हैं या फिर कोई टीचर होता है, तो अब बच्चे को क्या कहेंगे ज़बरदस्ती कि रिकॉर्ड बना, तो तू जीत के आ, फर्स्ट नंबर पे आ, ठीक है। तो इस तरीके की भावना जो उत्पन्न कर रहे हो आप अपने दिमाग में बच्चे को लेकर, तो वो गलत है, क्योंकि बच्चा एक ग्रुप में, खेल में, आनंद में जितना बेहतर तरीके से खुलकर एक तनाव मुक्त होकर अगर सीख रहा है, काम कर रहा है तो उसे करने दीजिए, ना कि उसको रिकॉर्ड बनाने के लिए उस पर प्रेशर दीजिएगा, दबाव दीजिएगा, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है अपने बच्चों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है 10वां पॉइंट हमारा, बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो जो बच्चा एक्सप्रेशन देता है, बच्चा तो भाई अपनी भाषा में देगा ना, जैसे वो सीख रहा है, तमिल भाषा है तो तमिल में, अगर वो मलयालम का है तो मलयालम में ही अपनी मातृभाषा हो। यार छोटा बच्चा है, अभी एकेडमिक जो है उसकी प्राइमरी एकेडमी चल रही है, तो बच्चा अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि जो दूसरी भाषा को गेन करेगा, दूसरी भाषा से में अपने एक्सप्रेशन देगा। अपने एक्सप्रेशन तो वो अपनी ही मातृभाषा में देगा जहाँ का है वो, ठीक है। तो जो बच्चों की अभिव्यक्ति में बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तो रही सही है, बहुत सही आंसर जाएगा। जब भी अभी कभी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन का आंसर जिस प्रकार से हमें मिलता है, तो ये सही सटीक आंसर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें, 11वां हमारा जो पॉइंट है इसमें एनसीएफ 2005 की सिफारिश के अंदर जो देखें, तो पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दे। तो जो लाइब्रेरी होती है उसमें लाइब्रेरी में जो बच्चा होता है अपनी पसंद की पुस्तकें चूज़ कर सके। भाई अगर उसे कार्टून की पुस्तक पसंद है तो ठीक है यार, वो पढ़ तो रहा है ना, उस बहाने क्या कर रहा है, वो पढ़ तो रहा है, उसे पढ़ने की आदत तो लग रही है ना। अगर उसे कोई कहानी की, स्टोरी की बुक लेनी है तो वो बुक ले सकता है, या अगर उसे साइंस की कोई बुक चाहिए जो किसी भी स्पेस से संबंधित है, कोई सोलर सिस्टम से रिलेटेड करती है, तो इस प्रकार से जो भी हमारी कुछ जो उनको पसंद आ रही है बुक, वो अपनी इच्छा से उस बुक का चयन कर सके, ना कि ऐसे हो कि भाई हम लोग ज़बरदस्ती उसे कह के भाई तू ये वाली किताब ना पढ़ के तू ये वाली किताब पढ़, तो ऐसे तो दिक्कत होगी ना फिर उसको, है ना। तो ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दे। 12वां पॉइंट है हमारा, ये पाठ्य पुस्तकें, ये पाठ्य है हमारा यहाँ पर, तो ये पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण होती है जो अंतःक्रिया को अवसर देती है। तो वो वाली पाठ्य पुस्तकें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जो एक इंट्रैक्शन बढ़ाए, एक बच्चे के अंदर की जो एक जागरूकता है उसको उजागर करे, ठीक है। तो ऐसी पाठ्य पुस्तकें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यार हम लोग कह रहे हैं कि फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, फिजिक्स की बुक में किसी बच्चे को, और आप फिजिक्स की बुक उसे पढ़ा रहे हो, लेकिन जहाँ उसके अंतःक्रिया उजागर हो रही है, उसकी इंट्रैक्शन बढ़ रहा है उसका, तो वो वाली पुस्तकें उसको दी जाए, जिससे वो धीरे धीरे प्रयास करेगा और आगे चलकर कोई और सी पुस्तकों पर भी ध्यान देगा। नंबर 3 पॉइंट है,
सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप में प्रयोग में लाया जाए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जो पनिशमेंट होता है एंड अवार्ड होते हैं उनको बिल्कुल ही सीमित रूप में प्रयोग में लाया जाए। बच्चा दंगा कर रहा है, उसे प्यार से समझाना होता है। बच्चा कुछ भी ऐसे कुछ गलत उसने करा है, सही ढंग से नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसे प्यार से समझाना होता है। बहुत सही बात है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर उसे पनिश कर रहे हो, आप उसे बहुत ज़्यादा सज़ा दे रहे हो, उसको मार रहे हो, उसको पीट रहे हो, तो ये चीज़ें गलत है। तो इसीलिए क्या होता है कि सज़ा और पुरस्कार भी नहीं देते। अभी अगर हमने बच्चे ने कुछ काम करा तो उसको हमने अवार्ड दे दिया, भाई उसकी तारीफ़ कर सकते हैं। अवार्ड में और तारीफ़ में अंतर होता है, ठीक है। तो उसको पुरस्कृत नहीं करना चाहिए बार बार छोटी छोटी बातों पर, ना ही छोटी छोटी बातों पर उसे सज़ा देनी चाहिए बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट हम लोग देखें। एनसीएफ 2005 का जो एक 14वां पॉइंट है हमारा सिफारिश में, तो बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाए। बाल केंद्रित मतलब चाइल्ड सेंटर एजुकेशन दी जाए बच्चों को। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन कैसे दे देंगे भाई? मतलब जो बच्चों के प्रति सही हो, जो बच्चों के अनुकूल हो, जो बच्चों को समझ आ रही हो, जो बच्चों के लिए ही बनी हो, तो वो एक चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होती है, बाल केंद्रित शिक्षा होती है। टीचर केंद्रित नहीं कि टीचर को जो चीज़ हमें तो आती है भाई, कोई चीज़ बच्चों को वो चीज़ नहीं आती है, लेकिन हम सिखाएंगे तो हम ही है ना। लेकिन जहाँ तक बच्चा सीख सकता है, जो बच्चों के लिए अनुकूलित हो सकती है चीज़ें, वहीं तक ही तो पढ़ाएंगे ना। तो बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। नंबर नेक्स्ट है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को महत्वता दे। मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, मनोरंजन होते हैं, आपने क्या करा, डीजे बजा दिया, उसमें कुछ ऐसे ऐसे गाने चला रखे, बॉलीवुड के, हॉलीवुड के, है ना, कोई देहाती गाने चला रखे, तो वो गाने आप लोग नहीं चलाएंगे, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम में अगर आप लोग इन ऐसे गानों, ऐसे मनोरंजन का प्रयोग करेंगे तो बच्चे कोई एक्टिविटी में भागीदारी नहीं होगी अच्छी। तो हम लोग क्या करेंगे, सौंदर्य बोध को महत्वता देंगे। सौंदर्य बोध का मतलब होता है जैसे हमारी सांस्कृतिक जो नृत्य है, हमारे लोक नृत्य हैं, हमारी लोक कलाएं हैं, ठीक है ना, एक फोक डांस है, फोक आर्ट है, तो इत्यादि ये जितने भी हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, उन डाइवर्सिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक उन प्रोग्राम के अंदर रख सकते हैं। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि किसी ने आज केरल के कुछ नृत्य के बारे में एक प्रोग्राम में एक पार्टिसिपेट किया है, समझाया है, बताया है। किसी ने एक भोजन के बारे में समझाया है उस प्रोग्राम के अंदर, जो अलग अलग व्यंजन खाए जाते हैं कि अलग अलग राज्यों के अंदर, तो वो चीज़ होनी चाहिए, ना कि मनोरंजन हो, ठीक है। ये चीज़ आप समझिए होंगे। 16वां पॉइंट है हमारा, 16वां एक पॉइंट है वो ये है, शिक्षण परीक्षण। तो शिक्षण परीक्षण व विद्यार्थियों के मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया में रूप में अपनाया जाए। जो कंटिन्यू जो हमारा एक टीचिंग ट्रेनिंग है शिक्षण परीक्षण रहता है। टीचर की ट्रेनिंग होती है, टीचर एक बार लग गया, टीचर का कुछ पता ही नहीं लग रहा कि हाँ भाई टीचर से क्या आता है नहीं आता, तो टीचर की भी तो ट्रेनिंग होनी चाहिए ना, कि टीचर है किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहा है। टीचर को प्रिपेयर होना चाहिए बार बार, कहाँ कमी लग रही है हमें, तो वो सारी चीज़ें हमारी शिक्षण परीक्षण के अंदर होती है। और विद्यार्थियों के मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया में लाया है, कि जो विद्यार्थी होते हैं हमारे स्टूडेंट का इवैल्यूएशन किया जाए, उसका मूल्यांकन किया जाए, ठीक है ना, कि बच्चा कितना सीखा है, कितना कमी है, बच्चे आगे कितना पढ़ सकता है, कितना उसको आगे चीज़ों को करना है, वो सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, उसको सतत प्रक्रिया में लाया जाए, कॉन्टीन्यूसली लाया जाए इसको। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें, सीटेट एनसीएफ 2005 जो हमारा है, उसके शिक्षा के लक्ष्य हम लोग देखेंगे। एजुकेशन के जो लक्ष्य हैं क्या है 2005 के अनुसार, उनको हम लोग देखें। नंबर फर्स्ट पॉइंट हमारा है, स्कूल के जीवन को बाहरी घर पड़ोस से जोड़ा जाए, ठीक है। ये पॉइंट इससे पहले भी हमने देखा था कि स्कूल के जीवन जो हमारा होता है, कि स्कूल लाइफ होती है, उसको एक बाहरी लाइफ से जोड़ा जाए, जिससे बच्चा वास्तविक जीवन से रूबरू होगा। नंबर सेकंड है आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज होनी चाहिए बच्चे को, बहुत बढ़िया है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, सेल्फ नॉलेज होगी, और सेल्फ नॉलेज तब होगी जब उसे आप लोग फ्री एनवायरनमेंट देंगे, और फ्री एनवायरनमेंट दोगे तो ज़्यादा बेहतर बच्चा सीख पाएगा। थर्ड नंबर पे है हमारा, मूल्य शिक्षा अलग न होकर शिक्षा में ही हो। जो हमारी इवैल्यूएशन हमारी जो वैल्यू एजुकेशन है, तो वैल्यू एजुकेशन जो है हमारी मूल्य शिक्षा
शिक्षा में ही होनी चाहिए, ना कि अलग होनी चाहिए। ठीक है जी, उसे शिक्षा के अंदर ही समाहित रखना चाहिए। तो ये पॉइंट हमारे शिक्षा के लक्ष्य में। नंबर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें सी टेट NCF 2005 के हम लोग शिक्षा के लक्ष्य और देखें। चौथे नंबर पर हमारा क्या आता है, तो फोर्थ है हमारा सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करें। हमारे अंदर, हमारे भारत के अंदर बहुत सारी सांस्कृतिक विविधता है। केरल के अलग, कर्नाटक के अलग, तमिल के अलग, आंध्र प्रदेश का अलग, तेलंगाना का अलग, उधर पूर्वोत्तर राज्य हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर बहुत सारी सांस्कृतिक विविधता है ना, कल्चरल डाइवर्सिटी है। तो जितनी भी हमारे इंडिया के अंदर कल्चरल डाइवर्सिटी है उसकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है ना, उसका आदर करें, सम्मान करें। हमारे भारत का है ना, तो भारत के अंदर बहुत सारी विविधता है, उस विविधता का सम्मान करें। ये पॉइंट इसका लक्ष्य है NCF 2005 का। 5वें नंबर पर है हमारा व्यक्तिगत अंतर को स्वीकार करना, एक्सेप्ट इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत अंतर को स्वीकार करना, जो हमारे व्यक्तिगत अंतर हैं, हम लोग कह सकते हैं कि इसको नॉलेज ज़्यादा है, इसको कम है, इसको क्या है, कि भाई उसको अंतर को स्वीकार करना। फिर उस आधार पर क्या होगा, बच्चे को उसी हिसाब से पढ़ाना कि हाँ यार ठीक है, ये बच्चा थोड़ा सा उस हिसाब में इससे ऊपर है या इससे नीचे है, उसको हम लोग वो इस एग्जाम्पल से नहीं समझ पा रहा है तो उसे दूसरे एग्जाम्पल दिए जाएं, उसे और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया जाए। तो ये क्या है कि एक जो उनके अंदर ना इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस है, उस डिफरेंस को एक्सेप्ट करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 6 पॉइंट हमारा राष्ट्रीयता व देश, यह राष्ट्रीयता व देश पर, ये पर है यहाँ पर ध्यान रखेंगे, तो राष्ट्रीयता व देश पर गर्व करना, टू बी प्राउड ऑफ नेशनलिटी। तो हमारे जो भारत है, हमारा भारत महान है, भारत महान है, ये चीज़ बच्चों के दिमाग में होनी चाहिए, है ना, क्योंकि हमारी एजुकेशन अच्छी है। एजुकेशन को देने वाले अगर अच्छे होंगे तो बच्चा बहुत कुछ करेगा, ठीक है ना, तो टीचर पे डिपेंड करता है। लेकिन बच्चे के अगर दिमाग में ये चीज़ रखे यार हमारे तो भारत में ये चीज़ है ही नहीं, भारत में ये चीज़ है ही नहीं, तो वो गलत है ना, है ना। तो राष्ट्रीयता व देश पर गर्व करना चाहिए, बच्चों को प्राउड है ना, बहुत अच्छी चीज़ है ना, ये सारी चीज़ें, क्योंकि अभी बच्चा छोटा है तो अब उसे अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाए, है ना। एकेडमिक के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें बतानी होती है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है NCF 2005 शिक्षा के लक्ष्य में 7वें नंबर पर हम लोग जो पॉइंट देखेंगे तो वो है कक्षा में अच्छा माहौल व उसमें बच्चों की भागीदारी होनी चाहिए। भाई कक्षा में अच्छा माहौल होना चाहिए, एक गुड एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ठीक है ना, और उसमें बच्चों की भागीदारी भी होनी चाहिए। और बच्चे को समझाया जाए कि क्लास आपकी है, पढ़ना आपको है, आप एक दूसरे से सीखोगे, आपके पास में दूसरा बच्चा बैठा है, वो आपको सिखाएगा, आप उससे सीखोगे, एक अच्छा वातावरण क्रिएट करो। तो ऐसा नहीं है कि केवल टीचर ही एक अच्छा माहौल बना पाएगा क्लास के अंदर, तो उसमें स्टूडेंट्स का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसीलिए कक्षा में अच्छा माहौल व उसमें बच्चों की भागीदारी होनी चाहिए, है ना। कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाता है कि कक्षा में अच्छा माहौल बनाने के लिए क्या बच्चों की भागीदारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो होनी चाहिए, ठीक है। तो 8वां पॉइंट है हम लोग देखेंगे शिक्षा को शिक्षा प्रक्रिया, देखो शिक्षा प्रक्रिया गरीबी, संप्रदाय, जाति, लिंग से मुक्त करना। तो जो हमारी शिक्षा प्रक्रिया है उसको ना गरीबी से, पॉवर्टी से, संप्रदाय से, ठीक है ना, जाति से, लिंग से मुक्त करना। यार बच्चों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन डालो ना, गलत हो जाएगा ना।